हाँ जी, हमारा जो चैप्टर था वो 13 चल रहा था। एक्टिविटी एक्टिविटी बेस्ड पोस्टिंग चल रहा था कल हमारा चैप्टर, जिसमें हमने इसका डिफरेंस क्लियर कर लिया था। एक्टिविटी बेस में क्या है? एक्टिविटी बेस में ये है कि आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब सारा फोकस जो होगा वो एक्टिविटी पे होगा कि कैसे परफॉर्म किया जा रहा है टास्क, ठीक है। और उसके एक्टिविटी के बेस पे जो पोस्टिंग आ रही है, ठीक है, यानी कि जो भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं और उसको यूज करने से जो पोस्टिंग आ रही है, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड पोस्टिंग। हाँ जी, तो अब आ गए हमारी प्रोसेस। हर हर इक्वेशन में और हर सब्जेक्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है इसका प्रोसेस। आपको मेरी वॉइस तो क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं आ रही? क्लियर है मैम। क्लियर है, ओके। तो जो इसमें से आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे या इसका भी जो ये सब्जेक्ट है, इसमें जितनी भी प्रोसेसेस है, प्रोसेसेस हमेशा रिवाइज करके जानी है, क्योंकि प्रोसेस आता ही आता है, ठीक है। कोई एक ना एक प्रोसेस आएगा ही, और ये वाला एक प्रोसेस जो है वो इम्पोर्टेंट है। देन एक्टिविटी बेस्ड प्रोसेसिंग में, पोस्टिंग में प्रोसेस क्या है? फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमने वो एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर होगी, ठीक है। इन डेप्थ स्टडी करनी है ऑपरेटिंग प्रोसेस, ऑपरेटिंग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो जो प्रोडक्ट की जरूरत है, उन सारी उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उसको पहले आइडेंटिफाई करना। सेकंड आ गया डिटरमाइन ओवरहेड्स कॉस्ट ड्राइवर्स, यानी कि फिर कॉस्ट पता करना कि डायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ रही है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में कितने खर्चे आ रहे हैं, ऑफिस के कितने खर्चे हैं, अगर हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके कितने खर्चे हैं। तो वो जितने भी खर्चे हैं, ओवरहेड मीन्स खर्चे, फिर हमने सारे खर्चे को डिटरमाइन करना है। देन एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू कॉस्ट पूल, तो फिर ओवरहेड को जो है एलोकेट कर देंगे कॉस्ट, ओवरहेड को कॉस्ट पूल के साथ एलोकेट कर देंगे। ओवरहेड ऑफ द एक्टिविटी बोथ सपोर्ट एंड प्राइमरी दैट कॉज देम इट क्रिएट कॉस्ट पूल और कॉस्ट बकेट। इट विल बी डन यूजिंग रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवन दैट रिफ्लेक्ट कैजुअली, यानी कि फिर सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे हो गए, यानी कि सारी एक्टिविटीज का जितना भी कॉस्ट है वो एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि जितनी भी उसमें हमारी ओवरहेड्स लगने हैं, जितने भी एक्सपेंसेस लगने हैं, उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया बास्केट पे, ठीक है। कॉस्ट बास्केट यानी कि एक जगह पे सारी चीजें इकट्ठी कर ली, सारी कॉस्ट इकट्ठी कर ली। देन कैलकुलेट प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट फॉर ईच एक्टिविटी, फिर हर एक्टिविटी के लिए जितने जितने ओवरहेड लग रहे हैं उसको उसके रेट के हिसाब से ऑब्जर्व करना और कैलकुलेट करना, ठीक है। यानी कि हमने जो उसके डिसाइड किए थे, हमने पूल बनाया किस बेस पे बनाया? डिसाइड किए होंगे ना ओवरहेड कितने लगने कितने नहीं। तो लास्ट में उस ओवरहेड को कैलकुलेट करना है कि प्री डिटरमाइन के हिसाब से आया या नहीं आया। देन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट अंडर एबीसी, देखो ये आपको एक दिया हुआ है, हमने क्या क्या पता करना है इसमें? डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स एंड नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, ये तीन चीजें हमने इसमें पता करनी है। ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, ठीक है। तो एबीसी सिस्टम और कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड के हिसाब से। सबसे मेन पहला काम क्या था? आइडेंटिफाई मेन एक्टिविटी, तो इसमें से मेन एक्टिविटी पहले आइडेंटिफाई करें। तो मेन एक्टिविटी क्या है? टैक्स पे करना, मशीन को मेंटेन करना, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट, परचेज डिपार्टमेंट सप्लाईज, इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, यानी कि टोटल खर्चे, सारे खर्चे जितने भी हैं, सारे खर्चे। पहली एक्टिविटी में हम सारे एक्टिविटी आइडेंटिफाई किया, कौन से में कितना है, कौन से में कितना है, ठीक है। सेकंड में ओवरहेड्स देखने हैं, तो ओवरहेड को हमने क्या करना है, एलोकेट कर देना है। देखो, डायरेक्ट लेबर आर और मशीन आर, मान लो ए प्रोडक्ट में 400 दिया है, बी में 600 दिया है, तो टोटल 1000 हो गए। और इसी तरह मशीन में, ये इन्होंने जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाया है, कि केस स्टडी दिखाई है कि हमने कैसे तीनों चीज, हमने कैसे जो प्रोसेस है उसको आइडेंटिफाई किया। देन थर्ड था एलोकेट करना, तो तीनों में एलोकेट कर दिया। फोर्थ था उस एलोकेट को एस्टिमेट करना, कि हमारे, हमने देखा था पहले, हमने कितना देखा था, 400 देखा था, अब कितना आ रहा है। पहले हमने मशीन आर 100 देखा था, अब कितना हो रहा है, ठीक है। पहले परचेजिंग ऑर्डर 50 देखा था, अब कितना हो रहा है, ठीक है। ये देखो, इन दोनों को टोटल करके हमारे एक्चुअल ओवरहेड जो है और जो हमारे डिटरमाइन ओवरहेड है बराबर आ रहे। बेनिफिट्स और लिमिटेशंस तो आप पढ़ ही लोगे। हाँ जी, बेनिफिट्स क्या है, मोर रियलिस्टिक है, ठीक है। बेटर प्राइसिंग डिसीजन लेने में हेल्प कर देता है, हमारी पॉलिसीज बनाने में हेल्प कर देता है, ओवरहेड्स को एलोकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। बेटर कंट्रोल करता है कॉस्ट के ऊपर। मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए हेल्पफुल है ये, ठीक है। एक टाइम पे हम मल्टीपल प्रोडक्ट की वैल्यू जान सकते हैं, ओवरहेड जान सकते हैं, ठीक है। हाईलाइट द प्रॉब्लम एरिया दैट रिक्वायर्ड द अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट, उस प्रॉब्लम एरिया को हाईलाइट करते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट की अटेंशन जरूरी है, यानी कि जहाँ पे हमें ज्यादा खर्चे पड़ रहे हैं वो हमें बताते हैं, ठीक है, ताकि हम खर्चे कम कर सकें। देन लिमिटेशन क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ट्रेडिशनल बेस है, एक्सपेंसिव है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। क्लियर, चैप्टर 13 भी क्लियर हो गया हमारा। नाउ मूव टू चैप्टर 14, दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द यूनिट, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अगर आपको याद होगा, हमने चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहला चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जस्ट एक पॉइंट आया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये उसी से ही मिलता जुलता है। अब हमने इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन बतानी। हाँ जी, एक्सप्लेन, मीनिंग का है इसका, हाँ जी, मीनिंग आ गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है, एक कंट्रोल सिस्टम है जहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रूव करता है, यानी कि शो करता है कॉस्ट को कंट्रोल करके, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है, एक कंट्रोल सिस्टम है जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा के कोस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसको प्रॉपर अथॉरिटी दी जाती है, उसको पावर दी जाती है ताकि वो अपना काम परफॉर्म करे, ठीक है। और जो उसके परफॉर्मेंस, जो उसको बोला गया अचीव करने को, वो उसको अचीव कर सके, ठीक है।
Responsibility accounting is a control system where individual person are assigned responsibility for controlling cost. ठीक है, एक एक इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो कोस्ट को कंट्रोल करे, उसको प्रॉपर पावर दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है और प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स भी उसको बताए जाते हैं और उसका काम होता है कि अपनी परफॉर्मेंस को, अपने प्री डिटरमाइंड जो स्टैंडर्ड है उसको अचीव करे। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग is that type of management accounting that collects reports both planned actual accounting information in term of responsibility set। यानी कि एक्चुअल में हमने करना क्या है, प्लान क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म्स में डिफाइन करना। प्री रिक्विजिट एंड असेंशियल फीचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए हमें क्या क्या जरूरी है। फर्स्ट आ गया इनपुट आउटपुट और कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ठीक है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हमने आंटी पढ़ा। इसी का हाँ जी, एसेंशियल फीचर क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए। इनपुट एंड आउटपुट, हमें हमारा रॉ मटेरियल की क्वांटिटी, ठीक है, वर्किंग आवर्स, ये सब पता होने चाहिए। ठीक है, एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, जितनी भी कॉस्ट है वो सारी हमें पहले से ही पता होनी चाहिए और जितनी भी इनकम आने वाली है जिन जिन सोर्स से इन टर्म ऑफ मॉनिटरिंग, वो भी हमें पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास। देन प्लान्ड एंड एक्चुअल इंफॉर्मेशन और यूज ऑफ बजटिंग। फिर हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको पहले तो डिफाइन करना है कि इज इट राइट और नॉट। ठीक है, कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो सही है या नहीं, और अगर वो सही है तो हम बजट को प्लान करें, बजट का यूज करके नेक्स्ट की प्लानिंग करें, पिछले ईयर्स के बजट्स को यूज करके फिर हम नेक्स्ट फ्यूचर की प्लानिंग्स करें। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, फिर आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेंटर्स बनाए जिसपे जो है रिस्पॉन्स अच्छे से आए। ठीक है, जिसपे जो मैनेजमेंट है वो भी नजर भी रख पाए और अपने आप को कम्युनिकेट भी कर पाए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है, इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर खुल सकते हैं या नहीं खुल सकते। ठीक है, वो डिटरमाइन करना। देन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड account responsibility accounting system। Organization structure with clear cut line of authority responsibility relation is prerequisite for setting up an effective and successful responsibility accounting system। ठीक है, इसमें क्या है वो बोल रहे हैं प्री रिक्विजिट होते हैं। प्री रिक्विजिट यानी कि प्री रिक्वायर्ड, जो भी हमने सेट, जो एक्शंस प्लान्स लेने हैं वो पहले से ही प्री रिक्वायर्ड होते हैं, प्री डिटरमाइंड होते हैं। ये दोनों अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग दोनों को क्या है पैरेलल बेस पे चलते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल चलते हैं। हाँ जी, ये रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी कि जो हेड है, मैनेजर्स हैं। ठीक है, मैनेजर्स के नीचे मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मेन लाइन सब, असेंबल, मेंटेन,
ठीक है, ये सब हो गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और ये किसके पैरेलल चलते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो हम ये देखते हैं चीफ। चीफ का क्या काम होता है? चीफ का काम है इन्वेस्टमेंट करवाना। तो चीफ चीफ ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आ गया? इन्वेस्टमेंट आ गया। वेट अ मिनट। हाँ जी, देखो ये जो है ये आपस में इंटरलिंक करके चलते हैं। देखो चीफ एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? इन्वेस्टमेंट करना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई? इन्वेस्टमेंट। तो उसको कौन सा सेंटर मिल गया? इन्वेस्टमेंट सेंटर मिल गया। देन मैनेजर्स आ गए। मैनेजर्स का क्या रोल होता है? कंपनी के प्रॉफिट पे ध्यान देना, है ना, प्रॉफिट अर्न करवाना। तो इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? प्रॉफिट सेंटर हो गया इनका। देन मार्केटिंग मैनेजर्स आ गए और प्रोडक्ट मैनेजर आ गए। हाँ जी, तो अब मार्केटिंग मैनेजर्स आ गए। इनका क्या काम होता है? कॉस्ट पे कंट्रोल करना। ठीक है, और रेवेन्यू जनरेट करना, इनकम जनरेट करना। तो इनका क्या फीचर हो गया? देखो प्रोडक्शन वालों ने तो कॉस्ट ही कंट्रोल करनी है ना, और मार्केटिंग वालों में ट्राई करना है कि इनकम बढ़े हमारी कंपनी के। ठीक है, तो इनके ये सेंटर हो गए। देन नीचे उनके परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, जिन्होंने परचेज सेल करनी है, मेंटेन करना है, वो भी सब किसमें आते हैं? कॉस्ट और रेवेन्यू। तो ये क्या कर रहे हैं? आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं एक दूसरे के साथ। ट्रांसफर प्राइस पॉलिसी हमने कल पढ़ी, परसों पढ़ा था ट्रांसफर प्राइस पॉलिसी। हाँ जी, ट्रांसफर प्राइस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर प्राइस? मैम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिविजन्स में मैम गुड्स को ट्रांसफर करता है, उनको ट्रांसफर करने के लिए जो प्राइस लगता है उसको ट्रांसफर प्राइस बोलते हाँ जी, वो प्राइस जो मार्केट प्राइस है वो, और जो हम इंटर डिविजन्स कर रहे हैं, यानी कि आपस में कर रहे हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट्स के अंदर हो गया। ठीक है, या फिर आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, आपकी लार्ज कंपनी है, आपने एक छोटी स्मॉल कंपनी भी खोली हुई है। तो अगर आप लार्ज कंपनी से स्मॉल कंपनी को कुछ प्रोडक्ट भेज रहे हो या कुछ स्टॉक भेज रहे हो, तो आप उससे जो प्राइस चार्ज करोगे उसको मार्केट प्राइस चार्ज नहीं करोगे, आप उसको एक अलग प्राइस चार्ज करोगे, क्योंकि वो आप ही का ही पार्ट है। ठीक है, इस तो उस प्राइस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर प्राइस, कि मैंने अपनी जगह से तुझे तुम्हारे पास भेजने का प्राइस लिया सिर्फ तुमसे। ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइस पॉलिसी बनाना। परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये आ गई परफॉर्मेंस। इसमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट में क्या है? हम ये चेक करेंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट में हम कंट्रोल और अनकंट्रोल जो कॉस्ट है हमारी वो चेक करेंगे, ताकि हमें हमारा असली बजट और असली परफॉर्मेंस पता चल सके। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी और हमने कितना बजट बनाया था, और फिर उन दोनों में डिफरेंस कितना है। एक्चुअल कॉस्ट जितनी लगी वो यहाँ आएगी, बजट जितना हमने बनाया था कि इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, फिर उन दोनों का जो डिफरेंस है वो वेरियांस में आएगी, कि इतना जो है वो एक्स्ट्रा लगा है, कम लगा है या ज्यादा लगा है। कम लगा है तो प्रॉफिट हुआ, ज्यादा लगा है तो नुकसान। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आ गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या है? अ स्पेसिफिक यूनिट इन एन ऑर्गेनाइजेशन असाइंड
टू अ मैनेजर हु इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इज ऑपरेटिंग एंड रिसोर्सेज। ठीक है, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एक एक मैनेजर को दे दिया जाता है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली चेक कर सके और निभा सके। तो ये सेंटर कौन से हैं? एक फर्स्ट आ गया कोस्ट सेंटर, एक्सपेंस सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। ये हमने सारे ऊपर पढ़े। इन्वेस्टमेंट सेंटर किसको दिया हमने? कोस्ट और एक्सपेंस सेंटर किसको दिया? ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं। हमने नीचे से ऊपर पढ़े थे, ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं। हाँ जी, पहले इन्वेस्टमेंट ही बता दो। इन्वेस्टमेंट सेंटर किसका था? मैम जो जर्नल मैनेजर था। जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव है। देन प्रॉफिट सेंटर, हाँ जी, प्रॉफिट सेंटर हमारे डायरेक्ट मैनेजर्स का था। ठीक है, यानी कि जो बैंक्स हैं, बैंक्स के मैनेजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रॉफिट सेंटर में आते हैं। देन रेवेन्यू सेंटर, यानी कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स है अंडर, उनके अंडर जो डिपार्टमेंट है वो। कोस्ट सेंटर, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, वो सब। ठीक है, कोस्ट में क्या आ गया? इट इज अ प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन फंक्शन एक्टिविटी। ठीक है, जहाँ पे सर्विसेज हो रही हैं, जहाँ पे सर्विसेज लोकेटेड है, जहाँ पे प्रोडक्शन चल रही है, दैट इज कोस्ट सेंटर। देन नेक्स्ट आ गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं। देन रेवेन्यू सेंटर, रेवेन्यू सेंटर क्या आ गया? जहाँ पे हम अपनी इनकम को जनरेट करें, अर्निंग इनकम चेक करें। ठीक है, जिसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल नहीं है, कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं है अब इनका। सेल्स डिपार्टमेंट का कॉस्ट पे कोई कंट्रोल है नहीं ना? क्यों? क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट ने तो सिर्फ इनकम देखनी है, कहाँ से जनरेट करें। ठीक है, या एक्सपेंसेस कैसे कम करें ये देखना है। कॉस्ट पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। देन प्रॉफिट सेंटर वो हो गए थोड़े हाई लेवल के, जो सुपरवाइज करेंगे, उनको गाइड करेंगे। ठीक है, फंड कहाँ से लेके आए वो चेक करेंगे। ठीक है, अर्निंग कैसे बढ़े, इन्वेस्टर को क्या करते हैं, टारगेट कैसे करें, ऑडियंस को टारगेट कैसे करें, ये मैनेजर्स हो गए। देन इन्वेस्टमेंट सेंटर जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, जो कि परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं, और जो गोल बना के देते हैं कि ये गोल्स जो है आपको अचीव करने ही करने। नाउ स्टेप्स इन्वॉल्व आ गए। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। आइडेंटिफाई करो कौन सा है, इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, या कॉस्ट है, कौन सा सेंटर है। देन फिक्सेशन ऑफ टारगेट फॉर ईच। फिर अलग अलग जो भी जितने भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं, सबके लिए एक टारगेट फिक्स कर दो कि आपने दिस ईयर, इस साल के अंदर अंदर ये करना ही करना है। या अगर शॉर्ट टर्म है तो आपने इस मंथ के अंदर ये वाला काम जो है, ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो, वो तो फुलफिल करनी ही करनी है। देन मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल एंड टारगेट परफॉर्मेंस। फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है और जो हमने सोच रखा था कि ऐसा होना चाहिए, उन दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करके देखेंगे कि कमी कहाँ पे आ रही। देन एनालाइज करेंगे वेरियस परफॉर्मेंसेस को। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि इशू कहाँ आ रहा है। ठीक है, हमें टारगेट और एक्चुअल में फर्क पता चल गया कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम। अब हम क्या करेंगे? अब हम परफॉर्मेंसेस देखेंगे कि किस परफॉर्मेंस की वजह से हमारा जो टारगेट परफॉर्मेंस है वो हिल गया। देन टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, फिर डिसीजंस लेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड्स लेंगे उसको ठीक करने के लिए। देन एग्जीक्यूटिव ऑफ अनकंट्रोलेबल को। फिर जो अनकंट्रोलेबल पोस्ट है उसको हम लिख लेंगे, क्योंकि वो जो है उसको हम खत्म नहीं कर सकते, वो अनकंट्रोल है। ओके, देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस आ गए। ठीक है, साउंड मैकेनिज्म है, मैनेजमेंट इजीली कंसीडर कर लेता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, बजट फ्रेंडली है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और अवेयरनेस है कि हर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना हुआ है। ठीक है,
इंडिविजुअल की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट होती है इसके साथ, ये इसके एडवांटेज हो। अब लिमिटेशन क्या है? जो प्री रिक्विजिट होता है वो थोड़ा सा हिल जाता है, पहले से डिसाइडेड चीजें हैं जो वो कभी कभी बजट से बाहर भी चली जाती है। देन थोड़ा ट्रेडिशनल वे है, ठीक है, एक्सपेंस को क्लासिफाई करने का, रेवेन्यू को क्लासिफाई करने का थोड़ा बेस जो है वो ट्रेडिशनल है, ठीक है। एडिशनल क्लासिफिकेशन और भी चाहिए होती है, ठीक है। सिर्फ हमने 4 डिपार्टमेंट की क्लासिफिकेशन कर ली, इतने से काम नहीं चलता। एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है तो और भी डिपार्टमेंट और भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, और इंटर डिपार्टमेंट कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉपर और सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, ठीक है। वो कहता है हम क्यों बताएं आपको, ठीक है। तो आपस में इंटर रिलेशन नहीं होती जिसकी वजह से इश्यूज आते हैं। हाँ जी, चैप्टर कंप्लीट, सब्जेक्ट कंप्लीट। जिसको डाउट हो, जिस पॉइंट पे डाउट हो, क्वेश्चन पे डाउट हो, वो क्वेश्चन पॉइंट आज ग्रुप बना देंगे, उसमें आप सेंड कर देना। ये देखो, ये मेन क्वेश्चंस है, ये वाले क्वेश्चन बैक क्वेश्चंस, इसको आपको प्रिपेयर करना है मेन, इन क्वेश्चंस को शॉर्ट वर्क, ये आपने प्रिपेयर करने हैं मेन। और ये प्रिपेयर कैसे होंगे? जब आपको मीनिंग पता होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, आपको पता ही नहीं है तो आप लिखोगे क्या? तो एटलीस्ट आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए ताकि आप लिख पाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आ गया, टाइप आ गया, टाइप तो आपको याद ही रहेंगे। आप इस टाइप के अंदर आप उसमें रिलेशनशिप भी बता सकते हो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की क्या वो है, रिलेशनशिप है। हाँ जी, क्लियर है? एनी यस डाउट मैम। किसी पॉइंट पे, किसी और बात पे? मैम जो सैटरडे टेस्ट हुआ था वो मिलेगा? टेस्ट तो आपको, टेस्ट कैसे मिलेगा? वो तो ऑनलाइन बेस्ड था ना। हाँ, उसका रिजल्ट मैं आपको दूंगी। ओके मैम।